अक्सर आपने बहुत सारी सच्ची प्यार की कहानियों को सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने प्यार को पाने के लिए पूरे परिवार को ही मार डाला। ये कहानी है शबनम और सलीम की। ये वही शबनम और सलीम है जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को ही मार डाला। तो आखिर क्या है इन दोनों की प्रेम कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गाँव की। 14 से 15 अप्रैल 2008 की रात पूरे शहर में सन्नाटा छाई हुई थी। सभी लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच रात के 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर लोगों ने समझा कि ये उनका भ्रम होगा, लेकिन जब उन लोगों ने आवाज की तरफ गौर की तब उन्हें मालूम पड़ी कि ये आवाज इस गांव की सबसे अमीर व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही है। शौकत अली पेशे से लेक्चरर थे और उनकी गांव में काफी इज्जत थी और वो इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आवाज को सुना तब लोगों ने शौकत अली के घर के पास भागनी शुरू की। जब घर गए तब पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली चिल्ला रही है। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हुआ है। तब कुछ लोगों ने जानने के लिए घर के अंदर घुसा। जैसे ही लोग घर के अंदर गए उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शबनम ने अपने घर आए लोगों को अपने पिता के कमरे में जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि शौकत अली बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे कमरे में भी गए तो वहाँ भी यही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने स्थान पर मरा पड़ा था। उस रात एक घर में 8 लोग थे, जिसमें कि 7 लोगों की जान जा चुकी थी। मरने वालों में 55 साल की शौकत अली, 50 साल की शबनम की माँ हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीस, छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसेरी बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। नजारा देखकर सभी लोग शौक रह गए और हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने। इस सवाल का कोई सही जवाब दे सकता था तो वो सिर्फ अब शबनम अली ही बची थी। मगर शबनम की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ भी भूलने की हालत में नहीं थी। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगा हुआ था। लोगों ने जब देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं तब तुरंत ही स्थानीय पुलिस को फोन की गई। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात ही तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को खबर दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले स्थानीय पुलिस आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही और पुलिस की मांग की जाती है। हालात ये हो जाती है कि रातों रात ही बावनखेड़ी गांव में आसपास के 200 थानों की पुलिस भर दी जाती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर अपनी जाँच शुरू कर देती है। शुरुआती जाँच में जब लोगों ने शबनम से इस बारे में बात की तब शबनम ने बताया कि वो छत पर सो रही थी और जब खटपट की आवाज सुनाई दी तब वो नीचे आई तब देखी कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लेकर भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक वो लोग लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटने के लिए घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि शौकत अली के घर में डकैतों ने चोरी करने के दौरान 7 लोगों की मर्डर कर दी। इस घटना के दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी मिलते ही मायावती ने तुरंत ही 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ में ये भी ऐलान की जाती है कि इस घटना में शामिल किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद भी हंगामा शांत नहीं होती है और विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था की मुद्दा बताते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देते हैं। हालत की गंभीरता को समझते हुए मायावती खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाती है और अगले ही दिन वो खुद ही हेलीकॉप्टर से उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि मायावती ने पहले ही इस घटना के बारे में जानते ही 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी तो वो ये मुआवजा यहीं पर देना चाहती थी। लेकिन इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी बोलते हैं कि पहले इस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजे की रकम दी जाए। मायावती उस अधिकारी की बात मान लेते हैं। उसके बाद इस घटना की जाँच इंस्पेक्टर आरती गुप्ता करते हैं। इंस्पेक्टर आरती गुप्ता पहले क्राइम सीन को बहुत ही सावधानी से देखते हैं और फिर इसके बाद शबनम अली से बातचीत करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही आरती गुप्ता ये सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी सदस्य मर गए तो वो कैसी अकेली बच गई। इसका जवाब शबनम ने ये दिया कि वो घर के छत पर थी इसलिए बच गई। मगर अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर पर किसी भी प्रकार की सिलवट की ना होना जांच अधिकारियों के मन में शबनम के
प्रति संदेह पैदा करती है। लेकिन मामला इतनी गंभीर थी कि उस समय अधिकारियों ने शबनम से ज्यादा पूछताछ न करके अपनी काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजी जाती है। फिर एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम सभी शवों की पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आती है कि किसी भी व्यक्ति ने मरते समय कोई भी संघर्ष नहीं की थी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये इशारा कर रही थी कि गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला होने से पहले या तो सभी लोग सो रहे थे या बेहोश थे। कहीं इन लोगों को बेहोश तो नहीं किया गया था। इस जांच के लिए कुछ सैंपल आगे भेजे जाते हैं और बहुत जल्द ही बायोप्सी रिपोर्ट आ जाती है। ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली थी क्योंकि मरने वाले के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। अब ये रिपोर्ट ये इशारा कर रही थी कि मरने वाले को सबसे पहले जहर दी गई है और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से मार दी गई। मगर ऐसा किया किसने? अब इसका कोई सटीक जवाब दे सकता था वो सिर्फ शबनम ही थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तब हालात और बिगड़ सकती थी। इसलिए पुलिस ने सावधानी से सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में एक और ही बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आती है। घटना वाली रात में शबनम ने एक ही व्यक्ति को 52 बार फोन की थी। जब पुलिस ने दूसरे नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की तब मालूम पड़ी कि इस नंबर का यूज एक सलीम नाम का लड़का कर रहा है। अब सलीम की खोजबीन शुरू हुई और इधर शबनम से भी पूछताछ की सिलसिला शुरू हो गई। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के जरिए घर में घुसा था और उसी ने घर में घुसकर हत्या की। लेकिन शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठ निकली क्योंकि छत पर जाने वाली सीढ़ी अंदर से बंद थी। ऊपर से जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट थी और पूरी तरीके से प्लास्टर की हुई थी। वैसे में 14 फीट की दीवार को फांदकर बिना सीढ़ी के छत पर जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद बदमाश ने सीढ़ी लगाकर छत के अंदर आया। लेकिन थोड़ी देर के जांच पड़ताल के बाद इस सवाल को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार के सीढ़ी की निशान नहीं मिल रही थी। अब तक की जांच पड़ताल में यही सामने आया कि शबनम की हर दावा झूठी साबित हो रही थी। पुलिस चाहती तो तुरंत ही शबनम को हिरासत में लेकर इस मामले की सच उगलवा सकती थी। लेकिन पुलिस ने सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। अभी जांच की सिलसिला चल ही रही थी कि तभी कोई आदमी पुलिस वाले को बोलता है कि अगर इस मामले की जानकारी जानना चाहते हैं तो तुरंत ही सलीम को उठा लीजिए, तुरंत ही सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद सलीम से पूछताछ करनी शुरू की जाती है। वैसे सलीम से घटना वाले दिन ही पूछताछ की जाती है, लेकिन जब कोई एविडेंस नहीं मिल पाती है तब उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ने फिर से सलीम के बारे में कहा तब फिर से 17 अप्रैल को सलीम को बुलाया जाता है। इसके बाद भी सलीम सच नहीं बताता है। तब उसके बाद पुलिस वाले जब थोड़ी सख्ती से पेश आते हैं तब सलीम अपने घुटने टेक देता है और फिर कुछ ऐसे राज खोलता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। सलीम बताता है कि वो सारी हत्याएं उसने ही की है। सबूत के तौर पर सलीम वो कुल्हाड़ी भी देता है जिससे सलीम ने उन 7 की हत्या की थी। मगर सलीम ने ये सब क्यों किया था? जवाब में सलीम ने कहा कि वो सब शबनम के कहने पर किया। इस मामले में शबनम के नाम आते ही फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने शबनम को जब सलीम के इस दावे के बारे में बताया तब शबनम कहने लगे कि वो सलीम को नहीं जानती है और उसने सलीम को कुछ भी करने को नहीं बोला था। इसके बाद पुलिस वाले शबनम से पूछने लगते हैं कि अगर तुम सलीम को नहीं जानती तो फिर घटना वाली रात तुमने इसे इतनी बार कॉल क्यों की? इसके बारे में शबनम के पास कोई भी सटीक जवाब नहीं था। शबनम अब भी कोई भी सच कबूल करने को तैयार नहीं थी। तब पुलिस वालों ने इन दोनों की आमना सामना करानी शुरू की। फिर यहाँ भी शबनम अलग अलग कहानियाँ सुनाने लगती है। इस पर सलीम बोलता है कि मैंने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दी है, अच्छा यही होगा कि तुम भी सच कबूल कर लो। सलीम की ये बात सुनकर शबनम दहाड़ कर रोने लगती है और फिर आखिरकार एक दिल दहला देने वाली राज सामने आती है। कई घंटों तक शबनम से इस बारे में पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस वालों की तरफ से ये जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक इन 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम की प्रेम के वजह से हुई थी। इसकी कहानी कुछ यूं थी कि शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की लड़की थी और शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, जबकि दूसरा भाई MBA करके जॉब की तलाश में था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल में AA कर चुकी थी। घटना के समय शबनम स्कूल में जॉब कर रही थी। शबनम के घर के ठीक बाहर एक लकड़ी कटाई का मिल था
और सलीम इसी मिल में काम करता था। शबनम अक्सर जब घर से बाहर जाती थी तब उसकी नजर सलीम पर पड़ती थी। रोज आते जाते सलीम शबनम को अच्छा लगने लगता है और फिर शबनम सलीम को प्यार करने लगती है। मौका मिलते ही एक दिन शबनम सलीम से अपने प्यार की इजहार करती है। इस पर सलीम भी बोलता है कि वो भी उसे प्यार करता है। अब बीतते समय के साथ दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करने की मन भी बना लेते हैं, मगर उन दोनों के बीच कई सारी दीवारें खड़ी हो जाती है। एक तरफ शबनम की परिवार पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जतदार और पढ़ी हुई घराने से थी और वहीं दूसरी तरफ सलीम 5वीं फेल लकड़ी के कारखाने में काम कर रहा था। इसके बावजूद भी शबनम अपने पिता से सलीम के बारे में बात करती है और बोलती है कि वो सलीम से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इस पर शबनम के सारे परिवार वाले शौक हो जाते हैं और शबनम को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से शबनम मानने को तैयार नहीं थी और वो सलीम से ही शादी करना चाहती थी। कई दिनों तक जिद का ये खेल चलता रहता है और अंत में जब शबनम को ऐसा लगने लगता है कि घर वाले उसकी शादी सलीम के साथ नहीं कराएंगे, तब वह सलीम से मिलती है और सलीम को बोलती है कि अगर हम घर वाले को मार देंगे तब हम आराम से शादी कर सकते हैं और पिताजी के सारे दौलत भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम दोनों तय करते हैं कि वो जहर देकर उसके परिवार वालों को मार देंगे। प्लान फाइनल होने के बाद सलीम बाजार से जाकर जहर की दवा ले आकर शबनम को दे देता है। इस पर शबनम मौके की तलाश करना शुरू कर देती है। 14 अप्रैल 2008 को वो इस घटना को अंजाम देने की सोचती है। इस दिन शबनम के दोनों भाई इस घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इस पर शबनम अपने दोनों भाइयों को कॉल करती है और बोलती है कि आज आप दोनों कहीं बाहर मत जाओ और हमारे साथ ही घर पर एक साथ खाना खाओ। जब शबनम इतने प्यार से दोनों भाई को बुलाते हैं तब दोनों भाई इनकार नहीं कर पाते हैं और घर चले आते हैं। रात में शबनम अपने मौसेरी बहन के साथ खाना बनाती है और बड़े ही प्यार से सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी एक साथ बैठ जाते हैं। तभी शबनम पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। चाय के नाम सुनते ही सभी लोग चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना सुनते ही शबनम किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद वह चुपके से ही सलीम की दी हुई जहर की दवा उसमें मिला देती है और फिर घर के सभी सदस्यों को पिला देती है। चाय पीने के बाद तुरंत ही सभी की तबीयत खराब होने लगते हैं और फिर वो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। संभवतः सभी लोग उसी समय मर गए थे, लेकिन शबनम को इस पर भी तसल्ली नहीं होती है और तुरंत ही वह अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फोन करती है और बोलती है कि तुम कुल्हाड़ी लेकर आओ और सभी को मार दो और फिर इस मर्डर को लूटपाट की रंग दे दी जाए। इसके बाद शबनम और सलीम दोनों मिलकर एक एक करके घर के सभी सदस्यों को मार डालते हैं। सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद सलीम चुपके से शबनम के घर से निकल जाता है। अभी सलीम को गए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी शबनम सलीम को फिर से कॉल करती है और कहती है कि फिर से घर आओ, क्योंकि भतीजा अर्श अभी भी जिंदा है जिसकी उम्र केवल 10 मंथ है। इस पर सलीम बोलता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम ही अर्श को मार दो। इसके बाद शबनम फोन काट देती है और फिर अपने हाथों से अपने ही भतीजे की गला घोटकर मार देती है। शबनम के इस खुलासे के बाद आधिकारिक तौर पर शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर ली जाती है और फिर उसके बाद दोनों पर हत्या सहित कई धाराओं के साथ मुकदमा दायर की जाती है। मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू की जाती है और फिर लंबी सुनवाई के बाद शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद शबनम और सलीम दोनों फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं और वहां से भी इन दोनों को फांसी की ही सजा सुनाई जाती है और फिर दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तसल्ली नहीं मिलने के बाद फिर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी इन दोनों को फांसी की सजा ही सुनाती है। जब अदालतों से शबनम और सलीम को कोई भी राहत नहीं मिलती है तब शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी के गवर्नर तक मर्सी पिटीशन दायर करती है। 2021 में सभी जगहों से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि आजाद भारत में पहली बार शबनम फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बनेगी, क्योंकि जेल में फांसी देने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर से शबनम ने रहम की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने फिर से मर्सी पिटीशन दायर की। इसे गवर्नर ने यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया। शबनम की पिटीशन पर अब तक सरकार की तरफ कोई भी फैसला नहीं हुआ है, जिसके कारण शबनम आज भी रामपुर के जेल में फांसी की सजा के इंतजार कर रही है और वही सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस पूरे मामले में एक और ही चौंका देने वाली खबर सामने आती है। जब शबनम को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जाँच में भेजा गया तब वह 2 महीने की गर्भवती थी। जब शबनम और सलीम का प्यार 7वें
सातवें आसमान पर था तभी ही इन दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। जेल में रहते हुए ही शबनम एक बेटे को जन्म देती है और वह बेटा 6 साल तक जेल में ही रहता है। फिर उसके बाद शबनम के कॉलेज का एक दोस्त सैफी उसके बेटे को गोद ले लेता है। दरअसल सैफी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था जिस कॉलेज में शबनम करती थी। सैफी के मुताबिक शबनम अक्सर कॉलेज में मदद करती थी, जो कि सैफी के पास भी अपनी फी भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने शबनम से मदद मांगी और शबनम ने उसकी फीस भर दी। इसी एहसान के कर्ज को चुकाने के लिए सैफी ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया और आज भी शबनम के बेटे को सैफी ही अपने बच्चों की तरह पाल रहा है। फिलहाल शबनम की उस बेटे की उम्र 15 साल हो चुकी है। शबनम के इस बेटे ने भी मां की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की गुजारिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सरकार और अदालत शबनम के प्रति क्या एक्शन लेती है। आपको क्या लगता है, शबनम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।